हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएमए स्टूडेंट कॉर्नर। माई सेल्फ ऋतिका जांगिर। आज हम हमारी जीएसटी रिवीजन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर अपना हम सप्लाई चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कल मैंने आपको कुछ चेक पॉइंट्स याद करवाने के लिए कहे थे और याद कराए भी थे, जिसके अंदर से सबसे पहला वाला चेक पॉइंट क्या कहता है कि गुड्स क्या वो चीज़ गुड्स है, सर्विस है, या फिर दोनों में से कुछ एक है, या फिर दोनों है, राइट। और सेकेंड चेक पॉइंट ये कहता है कि जो सप्लाई ये क्या वो सप्लाई हो रही है उस चीज़ की। तो आज अपन उसी चीज़ को रिलेटेड करते हुए सेकंड चेक पॉइंट को नोटिस में रख के आज अपन चैप्टर नंबर मतलब सप्लाई अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सप्लाई उन चैप्टरों में से आता है जो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियोस होती है कि कुछ समझने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बट टेंशन नॉट, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी स्टूडेंट्स हो, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की एक ही वीडियो में अपन कोशिश करेंगे पूरा का पूरा सप्लाई रिवीजन करा दूँ, जिससे आप एंड मोमेंट पे कभी भी जब भी एग्ज़ाम के टाइम पे आप वीडियो देखो तो आप एक वीडियो देख के पूरा कंपाइल करके आप पूरा का पूरा एक वीडियो के अंदर अपना पूरा रिवीजन कर पाए। लेकिन अगर इफ़ इन केस अगर कुछ ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग हो जाती है तो अपन इसको 2 पार्ट्स में समराइज़ कर देंगे। इस चैप्टर के जो भी नोट्स हैं मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, और साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपन आज पढ़ने वाले हैं सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? सप्लाई एक तरीके से अपना टैक्सेबल इवेंट होता है। टैक्सेबल इवेंट कैसे? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग के जो बेसिक लेक्चर्स थे, फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स, मैंने आपको बताया था कि जीएसटी सप्लाई के होने पे लगता है, ना कि सेल के होने पे जीएसटी नहीं लगता, सप्लाई के होने पे जीएसटी लगता है, राइट। तो जीएसटी सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। कैसे? सप्लाई प्लस सप्लाई इज ए टैक्सेबल इवेंट। और टैक्सेबल इवेंट कैसे बनेगा? सप्लाई प्लस कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, इनके अंदर से अपन को करके पता चलता है। सप्लाई जो है अपन को सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंदर डिफाइन कर रखा है, और इसी चैप्टर के अंदर अपन एक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई पढ़ते हैं। उसका सेक्शन नंबर 8 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अंदर है, राइट। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर चैप्टर में अपन को पढ़ना क्या है? ठीक है, सबसे पहले अपन उसको देखते हैं कि अपन इसमें पढ़ेंगे क्या। ठीक है, प्रोविजन रिलेटेड टू दिस सप्लाई। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 जो होगा वो अपन को ये बताएगा स्कोप ऑफ सप्लाई क्या है, सप्लाई है कहाँ। ठीक है, क्या सप्लाई में क्या आएगा, जनरल डेफिनेशन, इंपोर्ट, और ये सारी चीज़ें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है सेक्शन नंबर 8, टैक्सेबल लाइबिलिटी ऑन कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, ये बात आपको सबको पता होगी कि कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल होती है, मिक्स सप्लाई अननेचुरल बंडल होती है, बंडल्ड, है ना। और अब अपन इसके अंदर और क्या पढ़ेंगे? अपन पढ़ेंगे शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 अपन को ये बताता है कि फ्री में काम करने वाले भी सप्लाई बन जाते हैं। जैसे कि एक्टिविटी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन मेड विदाउट कंसिडरेशन, फ्री वाले काम भी सप्लाई बन सकते हैं, राइट। ये अपन शेड्यूल 1 के अंदर पढ़ेंगे। फिर शेड्यूल 2 के अंदर क्या पढ़ेंगे? एक्टिविटीज़ एंड और ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। इसके अंदर अपन ये पता करेंगे कि वो जो एक्टिविटी है उसको अपन सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से कहेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है अपना शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंदर कुछ नेगेटिव लिस्ट है, चाहे कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन इन लोगों पे जीएसटी लाइबल नहीं होगा, राइट। तो अभी तक अपन ने क्या देखा? सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, है ना। सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। शेड्यूल 1 की कौन कौन सी सप्लाई है जो कंसिडरेशन के बिना भी सप्लाई बन जाएगी। शेड्यूल 2 कि इस जो एक्टिविटी है उसको क्या नाम से कहेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स के नाम से कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से कहेंगे। शेड्यूल 3 में क्या पढ़ा अपन ने कि नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी, नेगेटिव लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, राइट। तो इसी के साथ में अपन सेक्शन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर 7 स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 के अंदर अपने पास में एक आता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1, दूसरा आता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 2, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 3। ठीक है, अब ये क्या होता है? सबसे पहले अपन देखते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, क्या सप्लाई में आएगा। ये अपन को बताता है कि सप्लाई में क्या क्या आएगा। ठीक है, इसके अंदर एक होता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज A, क्लॉज B और क्लॉज C अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन नंबर 7 1A के अंदर क्या पढ़ते हैं? सेक्शन नंबर 7 1A के अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि किसकी सप्लाई बनेगी,
राइट। सेक्शन किसकी सप्लाई बनेगी, सप्लाई ऑफ गुड्स की बनेगी, सप्लाई ऑफ सर्विस की बनेगी, ठीक है, ये इसमें होता है। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या देखते हैं, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 के अंदर ये देखते हैं कि क्या सप्लाई में नहीं आएगा, सप्लाई में क्या की चीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 जो है वो अब आपके कोर्स में नहीं रहा है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है। ये एक तरीके से इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या है, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जितनी भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है, ऑल फॉर्म कौन कौन सी, गुड्स की, सर्विस की या फिर दोनों की, ठीक है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई सच एज, एग्जाम्पल में क्या कहा है अपन को, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, डिस्पोज, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज और रेंटल, ठीक है। एक बार के लिए देखा जाए तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बेसिकली ये कहता है कि दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन, और अपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। क्या है दो कंडीशन, विद कंसिडरेशन होनी चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होने चाहिए। ये जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये भी हो सकते हैं, ये काम ही नहीं, ये काम भी हो सकते हैं, राइट। इनके अलावा और चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कल बताया था मीन्स और इंक्लूड्स का मतलब, राइट। अगर डेफिनेशन में मीन्स लिखा हो तो वो फिक्स्ड है, लेकिन इंक्लूसिव डेफिनेशन या फिर अगर उसमें एग्जाम्पल सच है जैसे करके स्टार्ट हो रहा है तो वो इंक्लूसिव है इसके अंदर, और आने वाले टाइम पे और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कितने बता रखे हैं, अभी तक अपन को ये 8 बता रखे हैं। क्या क्या बता रखे हैं आप ऐसे याद कर सकते हो, STD से बिल आ रही है, राइट। S सेल, टी से ट्रांसफ़र, डी से डिस्पोज, बी से बाटर, ई से एक्सचेंज, एल लाइसेंस, एल लीज, आर रेंटल, ठीक है। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। और इसके अंदर अपन को दो चीज़ याद रखनी होती है, टू कंडीशंस टू बी रिमेंबर अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्या क्या है, विद कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, ठीक है। और अब एक चीज़ है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि मेरा बिज़नेस है, AC का बिज़नेस है मेरा, राइट। तो और मेरे पास 2 घर हैं, ठीक है, मेरे पास 2 लैंड थी, तो उनमें से एक लैंड मैंने एक इंसान को बेच दी। तो अब जैसे मैंने एक इंसान को बेची है, राइट, तो मेरे पास कंसिडरेशन आया है, तो जब वो पैसा मेरे पास रिसीव हुआ तो क्या वो मेरे लिए सप्लाई होगी अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर। मेरा वो जो लैंड को बेचना, क्या वो सप्लाई कहलाएगा, मैंने कंसिडरेशन लिया है उसको। जो बच्चे कह रहे हैं कि सप्लाई बनेगी वो बहुत गलत बोल रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं सप्लाई नहीं बनेगी वो बच्चे सही बोल रहे हैं। कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी होनी चाहिए, देखो विद कंसिडरेशन तो है, कंसिडरेशन है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में नहीं है। आज अगर मैं अपने, जैसे मेरा बिजनेस AC का है और अगर मैं AC बेचने जाती तो वो मेरे बिजनेस के साथ में है, मेरे बिजनेस को क्या कहते हैं अपन, चलाने के अंदर, इनकरेज करने के अंदर, बढ़ाने को कहते हैं, जो उसके अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन आज अगर लैंड बेचने जा रही हूँ मैं तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आज अगर उसी जगह मैं AC बेचने जाऊँगी तो वो मेरे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी होगा और साथ ही साथ उसमें विद कंसिडरेशन भी होगा। तो अगर ये ऐसे होता है तो वो सप्लाई जो होगी वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार अपन वापस से रिवाइज करते हैं, क्या कहता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अपन को ये कहता है कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, चाहे वो गुड्स की हो, सर्विस की हो या फिर दोनों की हो, सच एज सेल, ट्रांसफ़र, डिस्पोज, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, मेड और एग्री टू बी मेड, या तो मेड हुआ है या फिर एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इसको अपन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ की सेल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने रेंट पे दे दी, मैंने AC रेंट पे दे दिया, तो रेंटल भी इसमें इंक्लूडेड है। कंसिडरेशन आ रही है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो हाँ वो इसके अंदर आएगी, ठीक है। इसी के साथ में सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर जो ये कंसिडरेशन की बात हो रही है, जैसे ये जो मैंने आपको बोला कि कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तो ये कंसिडरेशन होता क्या है, कोई हमें ये भी तो बताए, ठीक है।
तो कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन जो है अपन को डेफिनेशन वाले चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 2 सब क्लॉज 31 के अंदर बताई गई है। कंसिडरेशन इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? एनी पेमेंट वेदर इन मनी और नॉन मनी, मतलब मनी में पेमेंट करी हुई चीज़ें भी इंक्लूड होती है कंसिडरेशन में और नॉन मनी में भी होती है। एक्ट टू डू और एज एक्ट नेगेटिव एक्ट, मतलब अगर अपन ने कोई एक्ट करा है, मैंने एसी प्रोवाइड करा है आपको, राइट? तो एसी मैंने प्रोवाइड करा है तो मैंने एक एक्ट फुलफिल कराया है और उसके बदले आपने मुझे कंसिडरेशन दिया मनी फॉर्म में। लेकिन उसकी जगह दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे क्लास के अंदर 2 टॉपर रहते हैं ऑलमोस्ट, वो हमेशा फर्स्ट रैंक पे और सेकंड रैंक पे आता है, ठीक है? तो फर्स्ट रैंक वाला जो था ना, वो बहुत अच्छा था पढ़ाई करने के लिए, लेकिन उसको पैसों की नीड थी या फिर कुछ भी था, तो उसको ऐसा कहा इसने, सेकंड वाले ने, कि तू पेपर देने ही मत आ, या फिर तू थोड़ा अंडर परफॉर्म कर, तो मतलब कुछ नहीं करना, पेपर देने नहीं आना, तो ये नहीं आया तो मैं आपको कंसिडरेशन दूंगा, राइट? अगर ये पेपर देने नहीं आता तो ये इसको पैसे देगा, है ना? तो कुछ ना करना भी काम होता है, कि आपने बोला कि आप मत आना उस दिन, तो मैं उस दिन नहीं आऊँगी करके ये काम हो गया, ठीक है? तो एक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इज ऑल्सो एन एक्ट, है ना? तो क्या क्या है कंसिडरेशन में? कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट वेदर इन मनी और नॉन मनी, एनी एक्ट और नेगेटिव एक्ट एक्सेप्ट ओनली एनी सब्सिडी गिवन बाय द CG एंड SG, ठीक है? इसके अंदर जो सब्सिडी अपन को गवर्नमेंट देती है ना, उसके अंदर कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है ना? सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है? आप अभी कभी PG में रहे हो या फिर रेंट पे रहे हो, तो आपको आइडिया हो, तो जब आपके, जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ मेरा घर है ना, मैं रेंट पे रह रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे से 20,000 रुपीज़ वो सिक्योरिटी चार्जेस रख लेते हैं कि इफ़ इन केस अगर जैसे तुम जैसे शैतान बच्चे आ जाते हैं, तो लोग बाग दीवारें ख़राब कर देते हैं, लाइटें तोड़ देते हैं, पंखे तोड़ देते हैं, वॉशरूम ख़राब कर देते हैं, तो अगर जैसे कोई भी डैमेज उनकी प्रॉपर्टी पे पहुंचता है, तो एज अ जो तुम्हारा लैंडलॉर्ड होता है, जो तुम्हारे को देता है घर, वो ये सिक्योरिटी के पैसे लेके रखता है कि आगे आने वाले टाइम पे अगर तुमने कुछ भी खराबी करी, कुछ भी नुकसान करा उसकी प्रॉपर्टी का, तो वो उस पैसे में से पैसा काट के फिर तुम्हें वापस रिटर्न करेगा, राइट? अब है ना, अपने पास में 2 टाइप के सिक्योरिटी डिपॉजिट होते हैं। जैसे कि अभी कोरोना आ रहा है तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला अपने किराएदार को कि मैं ना 11 महीने हो गए अंकल, आप है ना 12वां महीने का जो किराया है, वो जो मैंने आपको सिक्योरिटी में अमाउंट दी थी, आप उससे एडजस्ट कर लीजिएगा, और फिर मैं खाली कर रहा हूँ घर को, ठीक है? मुझे सिक्योरिटी वाला अमाउंट नहीं चाहिए, आप मेरे 12वें महीने का जो रेंट होगा आप उस सिक्योरिटी से एडजस्ट कर लो, ठीक है? अब एक तो केस ये हो गया, तो और दूसरा केस ये हो गया था कि वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा, आप मुझे पहले ला के दे दो, जब पैसा दे दोगे फिर उसके बाद में मैं अपनी सिक्योरिटी का पैसा दे दूंगा जो आपने रखवाया था, ठीक है? तो एक तो हो गया एडजस्टेड और एक हो गया नॉन एडजस्टेड। अगर एडजस्टेड है ना तो उसको कंसिडरेशन मानते हैं, राइट? आज अगर मेरी 12th महीने की जो रेंट था आज मैं देती, तो एक तरीके से वो भी कंसिडरेशन ही होता, है ना? तो उसको अपन कंसिडरेशन में मानेंगे। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्टेबल होता है वो कंसिडरेशन में इंक्लूड करा जाता है, और जो नॉन एडजस्टेड होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करा जाता, ठीक है? और क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अपन ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वो छोटे छोटे बच्चे नहीं होते जो गाना गाते रहते हैं, वो 2 पत्थर पकड़ के बजा बजा के, कि एक तरीके से वो गाना गा रहे हैं, उन्होंने सर्विस दी है आपको, ठीक है? अब वो सर्विस दी है, वो गाना गा रहे हैं, अब मैं क्या है ना खुश हो गई और मैंने उस इंसान को 10 मतलब जो बच्चा गाना बजा रहा था ना, तो मैंने उसको 10 रुपये दे दिए, ठीक है? तो कंसिडरेशन भी हो गई, वो उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी हो गई बात, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि हाँ वो सप्लाई है ना? सही बात है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आज अपन गाड़ियों में बैठ के घूमने जाते हैं, राइट? तो अपने कोई भी रेड लाइट आती है तो उस पर बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं या फिर लोग बड़े भी होते हैं जो आपकी गाड़ी बिना बोले ही साफ़ करने लग जाते हैं, राइट? और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान मुझको पैसा दे दे, मतलब भगवान के नाम पे पैसा दे दे, मैंने आपकी गाड़ी साफ़ करी है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो करके, ऐसे करके, है ना?
तो आप उसको पैसे दे देते हो। तो काम तो वो भी कर रहा है ना, कंसिडरेशन भी उसको मिल रहा है, और उसने कंसिडरेशन मिल रहा है और उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है। भाई उसका काम ही यही है कि गाड़ी साफ करना, तो एक तरीके से उसके फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बात आई। लेकिन इसको सप्लाई नहीं कहेंगे, ठीक है। कैसे, मतलब सब लोगों को ऐसा होगा, अरे यार मैम आप तो पागल हो गए, ऐसे कैसे सप्लाई नहीं आएगा, कंसिडरेशन भी है, उसकी सप्लाई भी हो रही है, और क्या कहते हैं कंसिडरेशन है फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज है, यही तो कहता है। आपने यही तो समझा है कि बस दो ही कंडीशन है, वो दोनों फुलफिल हो जाए तो भाई पैसा भी मिल रहा है उसको, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी है। लेकिन इसके अंदर देखो, जो कंसिडरेशन होता है ना, कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, अब वो क्यों नहीं है। जैसे गाड़ी साफ करते हैं तो बहुत लोग होते हैं जो पैसे देते हैं, बहुत लोग होते हैं जो पैसे नहीं देते। मतलब कोई फिक्स नहीं है ना, उसने गाड़ी साफ करने से पहले ये नहीं बोला था ना कि भाई साहब मैं आपकी गाड़ी साफ कर देता हूँ, आप मुझे 10 रुपये दे देना। कंसिडरेशन पहले फिक्स नहीं था। वही सेम चीज़ जब वो ट्रेन में गाना बजाने वाला आया, गाना गाने वाला और उनसे बजाने वाला, तब उस टाइम पे बहुत लोग पैसे देते हैं, बहुत लोग पैसे नहीं देते। तो उस टाइम पे मेरे को ये नहीं फिक्स, उसको ये नहीं पता था कि उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं। क्या पता उसको कुछ ही नहीं मिलता, क्या पता वहाँ से उसको 1000 रुपये मिल जाता, क्या पता। जैसे मैंने 10 रुपये दिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर मैं उस 10 रुपये की जगह मैं उसको 100 रुपये दे देती तो खुश होके, तो कंसिडरेशन तो वो भी थी, लेकिन वो सर्टेन कंसिडरेशन नहीं थी ना, उसको पता नहीं था ना कि वो जो सर्विस दे रहा है उसके बदले उसको कितना पैसा मिलेगा। इस वजह से वो एग्जाम्पल सप्लाई नहीं है। तो कंसिडरेशन जो होती है ना, कंसिडरेशन मस्ट बी एग्जिस्ट और मस्ट बी सर्टेन एट द टाइम ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्टिविटी। जिस टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है उस टाइम पे वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। इस क्लॉज बी के साथ में मैं आपको सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी का पैरा नंबर 4 भी लिंक करते हुए पढ़ाऊंगी, राइट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी क्या कहता है। क्लॉज बी क्या कहता है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये क्या कह रहा है कि है ना, पैसा मिलना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो चलेगा, लेकिन इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, ये जो फर्स्ट वर्ड है ना इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये जो सेक्शन नंबर 7(1)(b है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे ही लगेगा। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, किसी इंसान से अपन ने सामान मंगाया है, राइट, इंडिया के अंदर बाहर से इंपोर्ट करा है बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, उसके अंदर फिक्स नहीं है कि हाँ भाई यही पर्सन होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन और फ्रॉम एनी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल मैंने बाहर से सामान इंपोर्ट करवाया है, ठीक है, मैंने ब्रांडेड परफ्यूम इंपोर्ट करवाया कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसके बदले कंसिडरेशन भी दे दिया, ठीक है। अब उसके चक्कर में अब मैं कोई परफ्यूम की दुकान थोड़ी चलाती हूँ या फिर मेरा कुछ चलता नहीं है, तो इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो इट डजेंट मैटर। बस इतना है इसके अंदर, क्या है इसके अंदर 3 कंडीशन देखनी है। क्या देखनी है, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, सर्विस इम्पोर्ट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है, सॉरी मैंने एग्जाम्पल गलत दे दिया, परफ्यूम तो एक तरीके से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स हो गया। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस के अंदर आप ये मानिए कि मैंने कोई कंसल्टेंसी की सर्विस ली है, ये मान ले सकते हैं अपन, निक जोनस हो गया, निक जोनस जो है उनसे मैंने क्या कहते हैं इंपोर्ट करी है, कंसल्टेंसी की सर्विस इंपोर्ट करी है बाय एनी पर्सन निक जोनस टू एनी पर्सन मैं, ठीक है, और मैंने उसके बदले क्या उनको पैसा भी दे दिया। इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या ना हो कोई चलता नहीं है ना। मैंने फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी की जो सर्विस है वो मैंने बिजनेस पर्पज़ के लिए नहीं लिया, मैंने पर्सनल पर्पज़ के लिए है कि मेरे घर में फैमिली अफेयर्स हो गए थे, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से मैंने ली है। तो वो जो चीज़ें होगी वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन बी में आएगी। ये चीज़ याद रखना, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो चलेगा, ठीक है। फिर अपन पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, ठीक है। क्लॉज सी का पैरा नंबर 4 ये क्या कहता है, वही सेम चीज़, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन, ठीक है, मैं हूँ, मैं मंगा सकती हूँ, आप मंगा सकते हो, कोई भी मंगा सकता है। फ्रॉम किससे मंगा सकते हैं, रिलेटेड पर्सन और आउटसाइड इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। रिलेटेड पर्सन या तो मेरा कोई जानकार
और दूसरा कौन, अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, या फिर मेरी ही कोई एस्टैब्लिशमेंट है, मेरा ही दूसरा एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट है बाहर आउटसाइड इंडिया में, तो मैं वहाँ से मंगा सकती हूँ। मेड विथ कंसिडरेशन, इसमें भी कंसिडरेशन था, इसमें भी कंसिडरेशन है। और इसमें क्या था, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बट इस केस के अंदर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस पड़ा अपन ने, ये है अपना सेक्शन नंबर 7(1)(b), मतलब सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, और ये है अपना सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी का पैरा 4। ये क्या कहता है, ये ऐसे कहता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए बाय एनी पर्सन, किसी भी पर्सन से हो, किसी भी पर्सन को दो, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, चाहे बिजनेस के फर्दरेंस में हो या ना हो, चलेगा। ठीक है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन सी क्या कहता है, ये कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए बाय एनी पर्सन, चलेगा। ठीक है, लेकिन जिससे तुम मंगा रहे हो ना बाहर से, वो कौन होना चाहिए, वो या तो रिलेटेड पर्सन होना चाहिए या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट जो कि आउटसाइड इंडिया है अपने हैं। ठीक है, मेड विथ कंसिडरेशन होना चाहिए और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ में ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब अपन देखते हैं कि जो मैं कह रही हूँ रिलेटेड पर्सन होता कौन है। रिलेटेड पर्सन जो है वो अपन को डिफाइन कर रखा है, डेफिनेशन गिवन अंडर एक्सप्लेनेशन 1 of section number 15 of CGST Act. Person shall be deemed to be a related if they fall under this category. ठीक है, इन कैटेगरी में फॉल करेगा तो वो पर्सन रिलेटेड पार्टी कहलाएगा। ऑफिसर या फिर डायरेक्टर ऑफ वन बिजनेस इन द ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ अनदर बिजनेस, एक बिजनेस में कोई ऑफिसर है, एक बिजनेस में कोई डायरेक्टर है, और वो दूसरे बिजनेस में ऑफिसर है और डायरेक्टर है, तो वो रिलेटेड है दोनों बिजनेस से, तो वो रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। बिजनेसेस आर लीगली रिकॉग्नाइज एज अ पार्टनर्स, जो बिजनेसेस है वो लीगली रिकॉग्नाइज हो चुकी है एज अ पार्टनर्स। ठीक है, एन एम्प्लॉई एन एम्प्लॉयर और एन एम्प्लॉई जो होगा उसका वो रिलेटेड होगा। एन पर्सन होल्ड्स एटलीस्ट 25% ऑफ शेयर्स इन अनदर कंपनी ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो वो खुद से या फिर इनडायरेक्टली वो 25% के शेयर्स जो है वो होल्ड कर रहा है एक कंपनी के अंदर, तो वो उसका रिलेटेड हो जाएगा। One of the controls the other directors and indirectly, one of the controls the other, जो वो बाहर आउटसाइड इस्टेब्लिशमेंट है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम्हारा कैसे भी करके उसमें कंट्रोल है। दे आर अंडर कॉमन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वो जो दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स आ रही है वो दोनों की दोनों इस्टेब्लिशमेंट बहुत कॉमन मैनेजमेंट कंट्रोल के पर्पज़ पे आती है। ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर आ रही है। द एंटिटीज़ टुगेदर कंट्रोल अनदर एंटिटी, जो एक एंटिटी है वो साथ मिलके दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करता है। दे एंड देयर फैमिली मेम्बर्स जो होंगे वो आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फैमिली बोला है, फैमिली का क्या मतलब होता है, फैमिली की डेफिनेशन अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 49 और CGST एक्ट के अंदर बता रखी है। फैमिली का क्या मतलब होता है, बीवी, बच्चे, है ना, एंड द पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, पेरेंट्स ऑफ इफ दे आर होली डिपेंडेंट, पेरेंट्स चूँकि अगर पूरे होली डिपेंडेंट हो। ये जो डेफिनेशन है ये आप अपने आप से एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा, ये फिक्स डेफिनेशन है, इसके अंदर मैं आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकती, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी मैंने आपको एक एक लाइन पूरी की पूरी समझा दी है। ठीक है, तो अब एक बार के लिए अपन देखते हैं कि अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, कितना पढ़ा। ठीक है, अपन ने दोनों जो सेक्शंस है ना, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी और सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन क्लॉज सी का पैरा नंबर 4 के अंदर दोनों में डिफरेंशिएट देखा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस होती है दोनों के अंदर, बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रही है, एक में है विद कंसिडरेशन, एक में है विदाउट कंसिडरेशन। अगर विद कंसिडरेशन है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी लगेगा। अगर विदाउट फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उस केस में बी लग जाएगा, राइट। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो उस केस के अंदर सी लग जाएगा, रिलेटेड और इनसे होना चाहिए। मेड विदाउट कंसिडरेशन, जैसे कि अपन ने यहाँ पे भी देखा, व्हाट हैपेंड, हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी देखा अपन ने कि विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, इसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। मैंने आपको गलती से थोड़ा गलत बोल दिया था। इसके अंदर सेक्शन नंबर 7(1)(b) के अंदर विद फॉर कंसिडरेशन है, इसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन है। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और अगर अदर एस्टैब्लिशमेंट या फिर रिलेटेड पार्टी दे रही है तो उस केस के अंदर ये लग जाएगा। और विदाउट कंसिडरेशन है और विदाउट इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है तो दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, तो इस वजह से ये सप्लाई नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा।
ये जो अब क्या है, एक्ट कौन फॉलो करता है, CGST एक्ट, सब पे CGST एक्ट फॉलो होएगा। नेचर क्या होगा, वो होगा इंटर स्टेट का, क्योंकि बाहर से सामान आ रहा है ना, इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट पे हमेशा इंटर स्टेट लगता है, IGST लगेगा। जो ये होता है ना कि RCM बेसिस पे होता है, और जो अपना विदाउट कंसिडरेशन और नॉट इन सॉरी विद कंसिडरेशन और नॉट इन द फोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो होगा ना, वो एक तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, और एक्सेप्ट OIDR। OIDR क्या होता है, OIDR जो होता है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विस होती है। सप्लायर विल बी लाइबल टू पे GST ऑन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UNI बेसिस। ठीक है, ये जो OIDR की अभी आप डेफिनेशन याद रखिएगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, और ये जो है इसको आगे अपन अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अभी तक आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। GST बहुत इजी चैप्टर, GST बहुत इजी सब्जेक्ट है, अपन इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बस अपन को इसमें अपना बेस क्लियर करके चलना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करिए, शर्माने की कोई बात नहीं है, अपन को CMA बनना है। देखो एंड लास्ट कुछ भी प्रॉब्लम है आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, मैं नहीं, मुझसे नहीं पूछ सकते, किसी और फ्रेंड से पूछिए, लेकिन उस इंसान से पूछो जिसको सच में नॉलेज हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास में आता है सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C। ठीक है, इसके अंदर अपन पैरा नंबर 4 पढ़ चुके हैं, इसके अंदर 4 पैरा आते हैं, तो अपन पैरा नंबर 1, पैरा 2, पैरा 3 पढ़ते हैं अपन इसके अंदर, है ना। सबसे पहले क्या आता है, इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आती है, एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ विदाउट मेड फॉर द कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C अपन को ये बताता है कि बिना कंसिडरेशन के साथ में भी वो सप्लाई कब कहलाएगी। ठीक है, इसके लिए अपन को शेड्यूल नंबर 1 रेफर करना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 1 अपन को ये बताता है ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन के बाद में भी सप्लाई बनेगी। इसके अंदर टोटल 4 पैरा पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज C प्लस शेड्यूल 1 दोनों मिला के पढ़ते हैं, तभी अपन को ये चीज़ पता चलती है। सबसे पैरा नंबर 1 क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट व्हेन ITC हैज़ बीन अवेल। मतलब क्या हुआ, मेरे पास बिजनेस की असेट है, ये मैं बढ़ाती हूँ, तो ये मेरी बिजनेस की एसेट है, मैं इससे बढ़ाती हूँ, मैं इसको जब खरीद के लेके आई, ये बिजनेस एसेट है, मैंने इस पर ITC क्लेम कर लिया है, और फिर मैं इसको बेच रही हूँ, तो ये जो होगा, और बिना कंसिडरेशन के बेच रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे यहाँ पे AC लग रहा है, आपको पता है वो AC मेरे सिर्फ 40 लाख रुपए का पड़ा है, वैसे उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 60 लाख रुपए है। ठीक है, मेरे को 40 लाख का ही पड़ा, तो फिर आपने पूछा होगा कैसे कैसे, तो मैंने आपको क्या कहा कि मैंने ITC अवेल कर लिए 20 लाख रुपये, सॉरी मैंने लाख में बोल दिया ना, राइट सॉरी, मेरी जो AC है वो 40,000 रुपीज़ का पड़ा है मेरे पास में, ओरिजिनल प्राइस उसकी 60,000 है, जो 20,000 का है वो मैंने ITC अवेल कर लिया। ITC का मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ा दिया है कि ITC अवेलमेंट क्या होता है ना। अब 20,000 का मैंने ITC ले लिया, तो अब आपको ये बात पता चली, आप अपने पापा के पास में गए कि पापा रितिका मैम जो है ना उन्होंने ऐसे बताया कि उनको तो ITC मिल गया, तो एक काम करते हैं अपन को भी AC लगवाना है, अपन एक काम करते हैं मैम के बिजनेस के अकाउंट से ही ले लेते हैं, बिजनेस के नाम से ले लेंगे, तो अपन को भी 20,000 की ITC मिल जाएगी, है ना। तो अपन को जो AC होगा ना वो 60 की जगह अपन को भी 40 का बढ़ जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा अपन को भी। तो आपके पापा ने कहा कि हाँ चलो ठीक है, 2 AC अपने बुक करा लो, तो ठीक है 2 AC अपने बुक करा लो। तो फिर आप मेरे पास में आते हो, फॉर एग्जांपल मानो दृष्टि मेरे पास में आती है, ठीक है, कि मैम मैंने आपने ऐसे बोला था ना कि आपको AC इतना सस्ते में पड़ा है, तो मैंने पापा को बताया, तो पापा बोलते कि आप अपने बिजनेस के नाम से 2 AC खरीद दो हमारे लिए भी, और मैं आपको पैसे दे दूँगी, आपको 80,000 रुपये दे दूँगी, है ना। तो मैंने बोला 80,000 रुपये क्यों, 1,20,000 रुपये बनते हैं, 60,000 रुपये का AC है। तो फिर वो बोलती कि है ना मैम आपको तो 20,000 का ITC मिल जाता है ना, तो फिर आपको तो पैसा वापस मिल जाएगा, तो फिर आपको क्यों, आपको तो AC 40,000 रुपये का ही पड़ रहा है ना। अब देखो समझो कि अगर मैं इस तरीके से करने लग गई तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं टैक्स की चोरी कर रही हूँ, है ना। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला पैरा बनाया था। पैरा नंबर 1 ये ऐसे कहता है कि कोई भी बिजनेस असेट है जिस पे मैंने ITC अवेल कर लिया है, ठीक है,
और फिर उसके बाद में मैं उसको सेल कर रही हूँ। मतलब मैंने एसी खरीद दिया आपको 60,000 का, मैंने आपको दे दिया 40,000 में, ठीक है। 20,000 का आईटीसी मैंने अपने पास में रख लिया, लेकिन जब मैंने आपको उसको दिया ना, तो वो जो उसके अंदर आईटीसी अवेल होगी वो मेरे को इंक्लूड करके ही बतानी पड़ेगी। मतलब वो फिर भी मेरी सप्लाई बनेगी, और सप्लाई मेरी 60,000 की। तो क्या है, परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट व्हेन आईटीसी हैज़ बीन अवेल। तो इसके अंदर 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, मैं आपको परमानेंटली दे रही हूँ। जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो बिजनेस असेट का होना चाहिए। आईटीसी अवेल हो गया और मैंने आपको फ्री में दे दिया, ठीक है, मैंने फ्री में दे दिया। अगर ये 4 कंडीशन पूरी होती है, मेरे यहाँ पे एसी लग रहा था, मैंने आपको उठा के यूँ कहीं फ्री में दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अरे भाई ऐसे कैसे गिफ्ट कर दिया, क्या लगते हो आप मेरे, मतलब लगते हो, स्टूडेंट्स हो मेरे प्यारे प्यारे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक मैं एग्जाम्पल के उसमें बोल रही हूँ, ठीक है। तो परमानेंट ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, बिजनेस एसेट का होना चाहिए, वो आईटीसी अवेल हो जाना चाहिए, और विदाउट कंसिडरेशन के साथ में होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हो जाता है, जैसे कि ये देखो मैंने आपको दिया, मिस्टर एक्स है, एक कार डीलर है, उन्होंने आईटीसी क्लेम नहीं करी है, और मिस्टर वाई को उन्होंने सेल कर दिए 5 लाख रुपए में। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी अप्लाई नहीं होगा, इस पर सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 1 सॉरी सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए अप्लाई होगा, सिंस क्योंकि वो वैसे जा रही है ना, ऑल द कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रही इस वजह से। अब ये तो हो गया अपना पैरा नंबर 1। अपन ने 2 पैरा पढ़ लिए। पैरा नंबर 4 जो कहता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस के अंदर कि है ना, और पैरा नंबर 1 क्या कहता है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट व्हेन आईटीसी हैज़ बीन अवेल। उसके बाद में आता है पैरा नंबर 2। पैरा नंबर 2 के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पार्टी या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन अगर हो रही है तो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो रही है, तो उस केस के अंदर भी उसको अपन सप्लाई मानेंगे। जैसे कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस या फिर बोथ, ठीक है, बिटवीन रिलेटेड पार्टी हो रही है या फिर डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होता है आप पूछोगे, डीम डिस्टिंक्ट पर्सन होता है मतलब जैसे मेरा ऑफिस टू ब्रांच वाला जो होता है ना, मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, इसको कहते हैं अपन डीम डिस्टिंक्ट पर्सन। और रिलेटेड पार्टी, ठीक है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में मैं कोई सामान आपको ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो उसको अपन कहेंगे। ये हो गया अपना पैरा नंबर 2। लेकिन इसके अंदर है ना एक एक्सेप्शन है, मतलब एक तरीके का स्पेशल पॉइंट है। वो स्पेशल पॉइंट क्या कहता है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और अप टू 50,000 है तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे अपन। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो उस केस में होल अमाउंट पे टैक्स लगेगा, ठीक है, होल अमाउंट पे। ऐसे नहीं है कि मतलब 60,000 रुपये का मैंने एम्प्लॉयर ने मुझे 60,000 रुपये का गिफ्ट दिया है और तो 50,000 रुपये तक तो एग्जाम्प्ट होता है, 10,000 रुपीज़ पे लगेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर उस पूरे 60,000 पे ही टैक्स चार्जेबल होगा, ठीक है। ये स्पेशल प्रोविजन है। अब लास्ट पैरा क्या होता है, लास्ट पैरा के अंदर ये है, जब एक प्रिंसिपल एक सेलिंग एजेंट को या फिर एक बाइंग एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है गुड्स की, तो उस केस के अंदर भी विदाउट कंसिडरेशन, तो उस केस के अंदर भी वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं क्योंकि वीडियो का टाइम हो गया है। मैं आपको एक बार पहले का सारा जितना भी है वो रिवाइज करा देती हूँ, फिर इसके नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर अपन सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 ए से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर शेड्यूल 1 2 पढ़ेंगे अपन और नेगेटिव लिस्ट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल करा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 7 जिसके अंदर स्कोप ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले थे। स्कोप ऑफ सप्लाई के अंदर अपना आता है सेक्शन नंबर 1 जिसके अंदर अपन एक सेक्शन नंबर 1 के अंदर क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये तीनों के तीनों पढ़ा दिए। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए क्या कहता है, वो जनरल प्रोविजन है, वो ऐसे कहता है कि कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सेक्शन जो इसका क्लॉज बी है वो क्या कहता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए, ठीक है, किसी पर्सन से बाहर, फ्रॉम एनी पर्सन, ठीक है, बाय एनी पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, वेदर और नॉट इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, चाहे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में हो या ना हो, ठीक है। ये होता है अपने पास में सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 का क्लॉज बी। अब क्लॉज सी का क्या कहता है, क्लॉज सी के अंदर अपन ने 4 पैरा पढ़े थे, ठीक है। क्लॉज सी के अंदर अपन ने 4 पैरा पढ़े थे। सबसे पहला वाला जो पैरा है वो कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट व्हेन आईटीसी हैज़ बीन अवेल।
परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया है अपनी बिजनेस एसेट का, आईटीसी अपन ने अवेल कर लिया, विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, तो इस केस में भी इसको सप्लाई मानेंगे अपन, ठीक है, इस सेक्शन के दौरान। दूसरा पैरा क्या कहता है, अगर अपन ने सप्लाई करी है गुड्स या फिर सर्विस की या फिर इन दोनों की बिटवीन रिलेटेड पार्टी या फिर डीम डिस्टिंक्ट पार्टी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर, तो भी उसको सप्लाई मानेंगे। लेकिन इस केस के अंदर एक स्पेशल केस आता है, वो क्या कहता है कि अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गिफ्ट ट्रांसफ़र करा है, अगर अमाउंट जो है वो 50,000 रुपये के तक है, तो उस पर सप्लाई नहीं लगेगी, है ना। और अगर 50,000 रुपये से ज़्यादा का है तो होल अमाउंट पे टैक्स चार्ज होएगा। पैरा नंबर 3 क्या कहता है, पैरा नंबर 3 कहता है अगर प्रिंसिपल ने सेलिंग एजेंट को या फिर बाइंग एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई करी है गुड्स की, तो इस केस के अंदर भी अपन उसको ट्रीट करेंगे सप्लाई के जैसे। और पैरा नंबर 4 क्या कहता है, पैरा नंबर 4 ये कहता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस होनी चाहिए बाय एनी पर्सन, मगर किससे मिलनी चाहिए अपन को, रिलेटेड पर्सन या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, रिलेटेड पर्सन या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया मेड विदाउट कंसिडरेशन। सेक्शन नंबर, अगर आपको थोड़ा सा इससे डाउट हो रहा है ना कि विदाउट कंसिडरेशन, विद कंसिडरेशन और इसमें एक दिन विद द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस होना चाहिए, अगर आपको इसे डाउट हो रहा है ना, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ये जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपके लिए डायग्राम बनाया है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 जो है वो अपन को ये बताएगा क्या सप्लाई में आएगा। जो ए है वो तो जनरल डेफिनेशन है, वो अपन को ये बताती है कि 2 कंडीशन, है ना। फिर उसके बाद में बी है, वो इम्पोर्ट ऑफ सप्लाई की बात करिए, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही की एलिमेंट होगा इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का, विद कंसिडरेशन इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो काम चलेगा। सी क्या है, सी अपन को हमेशा बताता है विदाउट कंसिडरेशन वाली जो चीज़ें होती है। विदाउट कंसिडरेशन में 4 पैरा, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट व्हेन आईटीसी हैज़ बीन क्लेम, अगर अपन रिलेटेड वो उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बाइंग एजेंट सेलिंग एजेंट को, बाइंग एजेंट या फिर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल या फिर सेलिंग एजेंट को कर रहा है, इस तरीके से। और फोर्थ पैरा अपने पास में इंपोर्ट ऑफ सर्विस का, जिसके अंदर अपन सर्विस जो है बाहर से ले रहे हैं, और किससे ले रहे हैं, रिलेटेड पर्सन से या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया से अपन ले रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में विदाउट कंसिडरेशन के साथ में। तो इस केस के अंदर सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन सी का पैरा नंबर 2 पैरा नंबर सी, ठीक है, ये हो जाएगा। इसी के साथ में मैं आज की ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। इसके बाद में अपन सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1A पढ़ेंगे, शेड्यूल 2 पढ़ेंगे, और अपन आगे आने वाले जितने भी पैराज हैं उसके साथ में करेंगे। मैं एक वीडियो में इसलिए नहीं कर रही इसको जिससे कि आपको शॉर्ट एक अच्छे वे में हो जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर सप्लाई चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूँगी आपका। इसी के साथ में थैंक यू। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जितने लोगों को भेज सकते हैं उतने लोगों को भेजिए, जिससे उन लोगों की भी मदद हो। पढ़ाई में कभी भी स्वार्थ नहीं देखते, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।